नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर एसएससी, रेलवे, जहाँ भी जीके पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, वीडियो को मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और अगर ये चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेहरगढ़ से। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव वासों का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित कहाँ लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ताम्र पाषाण युग। एक्सप्लेनेशन का देखेंगे। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों को प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग का। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की श्रेणी थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर ये हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मेघांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पकी हुई ईंटों से बनी इमारत। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पकी ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख थे। इनकी सतह की पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोथल। ये हड़प्पा का एक बंदरगाह था प्रसिद्ध। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोथल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? कालीबंगा से। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रश्नगत हड़प्पा के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा से के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली की पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी ए बिस्मिथ। आगे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वस्त्र हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 11, बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि है कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासक देवताओं का आवाहन करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परोसनी नदी पर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 10 राग 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परोसनी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया है, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वुस तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिनके पुरोहित विश्वामित्र थे। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। इसका एक्सप्लेनेशन पहले दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन डी, यानी कि वैशेषिक ने। इसका एक्सप्लेनेशन, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण किससे हुआ था? अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, कुंडग्राम में, वैशाली। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञाति क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी के आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाति क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग यानी 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ऑप्शन ए, जमाली। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसी पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। यह उनका प्रथम शिष्य था। जामाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य उन्हें गणधर 11 अन्य प्रधान शिष्य उन्हें गणधर कहा जाता है। निम्न प्रकार थे, जैसे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मुंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 14 पूर्व। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 वर्षों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सारनाथ में दिया था। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख, दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे बुद्ध नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया था और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी बौद्धों की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। पहला विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारणा दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आत्म दमन। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। क्वेश्चन नंबर 26, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। इस पीढ़ी का, पंचम पीढ़ी का। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष नहीं है, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैन साग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इन्हें 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ये हो जाएगा, यानी कि आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है।
जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित है। क्वेश्चन नंबर 29, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। क्वेश्चन नंबर 30, इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उदयन द्वारा। एक्सप्लेनेशन, हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासन की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये हुआ था वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 33, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजगृह गिरिव्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 34, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हर्यक वंश से वो संबंधित था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 35, सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्रह्मलिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनागरी की पहचान सिंहल के राजा तिष्य से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुसूचियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन डी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, ओनोसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 38, इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन बी यानी कि मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 39। मेगास्थनीज दूत था। ऑप्शन ए सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज सभा में भेजा गया था। यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अकारोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 40। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में देखेंगे गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक की 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि खारवेल। इसका आंसर लिखेंगे कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 43। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है या कहा जाता है? ऑप्शन डी यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा की। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिश्चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 45। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया थे। सी स्कंदगुप्त। इसका एक्सप्लेनेशन है हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 ईसा पूर्व में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुण आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन को भी तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुणों ने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 46। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिना जोती हुई जंगली भूमि। क्वेश्चन नंबर 47। चीनी यात्रा संयोगुन ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। चीनी यात्री संयोगुन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। क्वेश्चन नंबर 48। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 429 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है ऑप्शन डी राज तरंगिणी। कल्हड़ ने राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जय सिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। क्वेश्चन नंबर 50, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिहार में। ओदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। धन्यवाद। चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना न भूलें।